and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपनी विजन IAS की अगस्त मंथ की करंट अफेयर की जो मैगजीन है 2020 की उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए एथिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। बहुत ही छोटा टॉपिक है इसलिए फिर से मैं आज एक वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ। लाइव हम लंबे टॉपिक के लिए जाएंगे। तो देखिए टॉपिक कहता है वैक्सीन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए कई सारे देश एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और सबकी कोशिश है कि वो जल्दी से वैक्सीन बनाए, ऐसी वैक्सीन बनाए जो पूरे वर्ल्ड में वो बेच सके। हालांकि ये अगस्त की है, उसके बाद रशिया आया, रशिया ने सब कुछ करा, तो वो एक सेकेंडरी बातें हैं। लेकिन अभी भी रेस ये जारी है कि हर एक देश अपने अपने लिए एक अच्छी वैक्सीन बना ले। लेकिन वैक्सीन बनने से ये इतना कुछ जो हो गया है, जो इतना कुछ रायता फैल चुका है, ये कम होने के चांसेस तो बहुत कम है। बट फिर भी यहाँ पे एथिक्स के टर्म में कई सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बात कही है कि भाई, या पॉलिसी मेकर्स हैं आप कह सकते हो, पॉलिसी मेकर्स का ये कहना है किस तरह से आखिरकार ये वैक्सीन बनेगी, तो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए पहले, किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो इस बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। तो देखिए क्यों, सबसे पहले आप बोलोगे कि मैम ये आखिरकार एथिक्स के अंदर इस टॉपिक को क्यों लाया गया है, क्यों ये वैक्सीन को बनाने का डिसीजन ये एथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर आ रहा है। तो बात से यहाँ पे समझिएगा कि देखिए यहाँ पे सरकार का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या एजेंसीज का, ऐसे कोई बाहर की एजेंसीज है या आम एजेंसीज भी हैं, इन सबका काम क्या होता है? इन सबका काम होता है बेसिकली कि सबसे पहले पब्लिक की हेल्थ को प्रायोरिटी रख के उनको हर एक चीज मुहैया कराना। ठीक है, मतलब उनको हर एक चीज मुहैया कराना, मतलब उनको हर एक चीज देना प्रॉपर। अगर दवाई चाहिए तो दवाई उन तक पहुंचे, है ना, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर तरीके से उन सबको उस चीज का लाभ मिले। बट चूंकि इस समय पैंडेमिक चल रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को हमको मिल रही हैं कि भाई रिसोर्सेज की कमी उस वजह से काफी ज्यादा हो गई है। तो रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक इंसान को चीज देना इस समय पॉसिबल नहीं है। तो अब माइंड में आएगा आपके कि भाई वैक्सीन बनेगी तो आखिरकार सबसे पहले किसको दी जाए। तो मेन मुद्दा यहाँ पे इस टॉपिक का यही आपको समझाएगा कि आखिर किस प्रायोरिटी में हम यहाँ पे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्रायोरिटीज को सेटअप करना थोड़ा सा ट्रैजिक रहेगा, है ना, थोड़ा सा इस तर्क पे रहना चाहिए कि जो भी हम प्रायोरिटी रखें वो एथिकली जस्टिफाइड हो। समझ रहे हैं, मतलब इससे ऐसा ना हो कि हम अपने जानने वालों को दे रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है। एक बात मैं बता रही हूँ, एक ऐसा गवर्नमेंट लेवल पे तो बात आ जाएगी रिच कंट्रीज की, पुअर कंट्रीज की, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेन क्या है, एथिकली जस्टिफाइड चीजों को हमें करना है कि ऐसी चीजें जो समाज के लिए भला करें, उस ऑर्डर में हमें वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि एथिकल जस्टिफिकेशन ये बहुत सारे तरीकों से आप कह सकते हो। मैंने आपसे कहा कि एथिकली जस्टिफाइड होनी रहेगी, तो ये बहुत तरीकों से हो सकता है कि कुछ तरीकों से आपको लगे कि हाँ भाई इंसान की मदद करना तो हाँ सही बात है, तो हम मदद कर रहे हैं तो मतलब एथिकली जस्टिफाइड है। और कुछ चीजों में आपको ऐसा भी लग सकता है कि हाँ भाई हम किसी बहुत बुरी हालत वाले की मदद कर रहे हैं तो भी एथिकली जस्टिफाइड है। तो बहुत सारे तरीके हैं, हमें इसमें से भी बेस्ट टू बेस्ट बाहर निकाल के लाना है। तो यहां समझिएगा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये है कि एथिकल जो फ्रेमवर्क हम यहाँ पे यूज करेंगे कि आखिरकार ये कौन सी चीजें हैं जो एथिकली जस्टिफाइड है, उसके लिए जो मेन फ्रेमवर्क यूज करेंगे वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारा काफी ज्यादा मदद करेगा। चाहे हॉस्पिटल से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर तक हो, हर एक चीज में हमारी मदद करेगा। तो अब देखिए क्या आखिरकार एक टॉपिक आप देख सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है कि आखिरकार अगर हम देखें तो ग्लोबल वर्सेस नेशनलिज्म, है ना। अब देखिए ग्लोबलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, ये आखिरकार क्या चल रहा है, ये आखिरकार क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि कुछ कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, यूएस हो गई, इन सब ने क्या करा है कि ये सब पहले से ही परचेज एग्रीमेंट में एंटर कर चुकी हैं उन कंट्रीज के साथ में जो कि कोविड-19 की वैक्सीन बना रही है। समझिएगा, ये सारी जो कंट्रीज हैं वो उन कंट्रीज के साथ में पहले से ही मिल गई है, इन्होंने पहले से ही डील कर ली है कि सुनो ये हमारा अग्रीमेंट है तुम्हारे साथ में, अगर आप भाई वैक्सीन बना लेते हो तो आप मुझे दे दीजिएगा। तो इससे क्या पता चलता है
इससे ये पता चलता है कि जो रिच कंट्रीज हैं, जिनके पास पैसा है, उनको सबसे पहले उन सारी चीजों का लाभ मिल जाएगा। और जो पुअर कंट्रीज हैं, जिनको भी जरूरत है ऐसी वैक्सीन की, भाई वो कहां से उस चीज को लेंगी, और उनके यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स है। तो ये सब क्या होगा, ये सब पैंडेमिक को और ज्यादा बढ़ाने में जो है वो कारगर साबित हो सकते हैं, है ना। तो ये चीजें दिक्कत का कारण बन सकती हैं, और इसी को कहते हैं हम यहाँ पे नेशनलिज्म। अब किस चीज का नेशनलिज्म है यहाँ पे, ये वैक्सीन नेशनलिज्म की बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो देखिए ये चीज तो गलत है। तो WHO ने इस चीज पर देखिए क्या करा कि भाई देखिए रिसोर्सेज है यहाँ पे कम, अब वैक्सीन कम है, और बार्गेनिंग पावर जिसकी ज्यादा भाई जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो खरीद लेगा। तो इसको काउंटर करने के लिए WHO ने क्या करा है, WHO ने कहा है कि देखिए वैक्सीन जो है वो सबको मिलनी चाहिए। तो वैक्सीन सबको मिलने के लिए यहाँ पे एक काउंटर लेकर आए हैं। इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने कहा है ग्लोबल कोलैबोरेशन, जो कि क्या करेगा, विच इज बीइंग डन थ्रू द WHO बेस्ड कोवाक्स फैसिलिटी मैकेनिज्म। तो कोवाक्स फैसिलिटी मैकेनिज्म जो है ये WHO पे बेस्ड है। ये क्या करेगा यहाँ पे ये एटलीस्ट 2 बिलियन डोजेस, समझ रहे, 2 बिलियन डोजेस को ये अपने पास स्टोर करेगा, अपने आप को लेगा, मतलब स्टोर क्या कह सकते हैं, प्रोक्योर करेगा, अपने हैंड में लेगा। और उसके बाद आप कह सकते हो कि अगले साल के आखिरी तक, है ना, ये यहाँ पे पूरी तरीके से सब उन कंट्रीज को ये सारी वैक्सीन को प्रोवाइड करेगा जिनकी काफी इनकम कम है, जो लो है, जो मिडिल क्लास इनकम में आती है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खूब पैसा फेंक के अपने लिए वैक्सीन खरीद पाए। तो इसके लिए WHO यहाँ पे उनकी मदद करेगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि आखिरकार ग्लोबलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, आखिरकार ये डिबेट चल क्या रही है वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में। आगे बात करेंगे व्हाट वैल्यूज कुड बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग हु शुड गेट प्रायोरिटी। किन वैल्यूज को आप बेसिस बना के चलोगे कि आखिरकार किस बेसिस पे आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि वैक्सीन किसको पहले मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को, कि वैक्सीन किसको पहले मिले, इस बात के लिए आप कैसे डिसाइड करोगे। तो देखिए सबसे पहला तो बेसिस ये होगा इक्वालिटी का। इक्वालिटी मतलब यहाँ पे सबको एक जैसा आप डील करोगे, जिनको जरूरत है सबसे ज्यादा उनको सबसे पहले दिया जाएगा, है ना। लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि आप सबको एक तरह ट्रीट करोगे, जब तक के लिए कुछ स्पेशल चीजें ना हो, जब तक के लिए प्रायोरिटी देने की एक वजह ना हो। समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें किसी रेस, एथनिसिटी, जेंडर, है ना, या उसका जेंडर ये है, या ये यहाँ से बिलोंग करता है, ऐसा है वैसा है, उसका रिलीजन ये है, उसके बेसिस पे आप चीजें नहीं करोगे। किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बेसिस पे नहीं, कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आखिरकार प्रायोरिटी किस बेसिस पे देनी है ना। तब तक के लिए अगर ऐसा नहीं होता है तो बेनिफिट्स यहाँ पे सब तक पहुंचने चाहिए। दूसरी बात, बेस्ट आउटकम, मतलब यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज है कम, चीजें हैं ज्यादा, तो आपको क्या करना है कि उन रिसोर्सेज को उस जगह पे लगाना है जहां से सबसे ज्यादा फायदा निकल के आएगा। समझ रहे हो। अगर हम बात करें वेंटिलेटर्स आप जानते हो हॉस्पिटल्स में बहुत कम होते हैं, तो उनको उन लोगों को देना है जो लोग एकदम बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल गिर गया है, बिल्कुल जिंदगी मौत से एकदम लड़ रहे हैं बुरी तरह से, उनको प्रोवाइड करा जाए, तो बेस्ट आउटकम। तीसरी बात, प्रायोरिटाइज द वर्स्ट ऑफ, मतलब समझे यहाँ पे, मतलब जिनको सबसे ज्यादा बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको आप नहीं दोगे, और एकदम ऐसे इलाके जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे प्रोवाइड करिए। जैसे कि पीपी किट हेल्थ वर्कर्स को, अगर आपके पास पीपी किट की शॉर्टेज है तो आप पास वाले पान वाले को देने के बजाय हेल्थ वर्कर को देंगे। क्यों? क्योंकि वो काफी सारे लोगों से मिल रहा है, और अगर उसे इन्फेक्शन होता है तो पहली चीज तो वो इतने लोगों की मदद कर रहा है, उसको इन्फेक्शन हो गया, और दूसरी चीज कि उसकी खुद की जान के साथ साथ वो और लोगों को भी फैलाएगा, क्योंकि वो पेशेंट से मिलता है ना। तो ऐसे, या फिर ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं, जिनकी जान बहुत ज्यादा बिल्कुल जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, सारी जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज होती है। उसके बाद प्रायोरिटाइज दोज टास्क विद हेल्पिंग अदर्स, अब उन लोगों को प्रायोरिटी देना जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा है कि हेल्थ वर्कर्स की बात अगर हम कर लें तो वो दूसरों की मदद करते हैं, है ना। तो अगर हम उनकी मदद करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी फैमिली की जान भी बचाएंगे, क्योंकि भाई उनके साथ भी तो एक फैमिली जुड़ी हुई है ना, तो उनकी भी जान इंपॉर्टेंट है, और वो दूसरों की इतनी मदद कर रहे हैं कि उनको प्रायोरिटी देना भी जायज बात है, ताकि वो दूसरों की भी और आगे मदद कर पाए। ठीक है। तो अब बात आती है कि आखिरकार ऐसा क्या करा जाए जो ये सारे के सारे जो काम है वो फेयरली हो सके, है ना, ये सारे की सारी चीजें अच्छे से हो सके।
तो सबसे पहली चीज इसके अंदर आएगी ट्रांसपेरेंसी की, ठीक है। तो ये जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आप पब्लिक में रखो। पब्लिक में रखने के बाद उनको सब कुछ पता होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, वैक्सीन किसको नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया है आपका, ये सब पब्लिक में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इनकरेजिंग इंक्लूसिवनेस। अब देखिए, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं इसमें इंडिविजुअल्स हो गया, कमेटी हो गई, कंट्रीज हो गई, इन सबको भी इन्वॉल्व करिए ताकि वो अपनी अपनी बातें कह सकें। और साथ ही साथ ऐसा कुछ मैनेजमेंट हो कि इनके जो डिसीजन सही लगे जाएं, तो उस अकॉर्डिंगली आपने जो डिसीजन लिया है उसे चेंज भी किया जा सके, ठीक है। तो एक अच्छी राय हर तरफ से आएगी तो एक अच्छा डिसीजन बनके तैयार होगा। तीसरी बात, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिसीजन जो है वो सबको एक जैसे मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि इस रिलीजन का है तो इसको दे दिया हमने, या हमारा पॉलिटिकल भाई है, नेता नगरी का है, उसको दे दिया हमने, या हमारा फैमिली वाला है, या हमारा दोस्त है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, सबके लिए एक जैसा। और आखिरी में अकाउंटेबिलिटी। जो भी इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, इन चीजों को लेके डिसीजन ले रहा है वो अकाउंटेबल होगा, मतलब जवाबदेही उसकी तय होगी। ये नहीं कि उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसने कहा मुझसे तो कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसे जवाब देना होगा। तो ये सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देनी बहुत जरूरी है। अब बात आती है, हम यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताएंगे कि आखिरकार क्या एक्शन ले रहे हैं हम और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर हम मान लीजिए कि ऐसे लोगों को वैक्सीन पहले देते हैं जो सबसे ज्यादा उस वायरस को फैला सकते हैं, मान लीजिए जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें, तो ये क्या करते हैं कि ये एक पेशेंट से अगर इन्होंने लिया तो 10 पेशेंट से मिल रहे हैं, मान लीजिए जो ठीक हो रहा है उसको भी हो गया, या सपोज कि ये नॉर्मल पेशेंट से मिले उनको भी हो गया, डॉक्टर्स से मिले उनको भी हो गया, तो ये फैला सकते हैं। इसलिए अगर हम इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन तो आप समझ ही गए होंगे कि पहली चीज तो इतना सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं, इतने लोगों की जान बचा रहे हैं, तो इनको प्रायोरिटी देना तो बनता ही बनता है, इनकी हेल्थ भी तो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये अपने साथ साथ उतने सारे हेल्थ वर्कर्स को भी ना इन्फेक्ट कर दे, इसलिए इनको प्रायोरिटी देना जायज सी बात है। दूसरी बात, अब उन लोगों को वैक्सीन देने का क्या रीजन है जो ग्रेटेस्ट रिस्क पे हैं या बहुत सीरियसली इल हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत बूढ़े लोग हो गए, या जिनको बीपी, शुगर या कोई सांस की बीमारी है, अगर इनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं तो क्या रीजन है? तो पहला रीजन ये है कि इनकी जान आप तुरंत बचा सकते हो, है ना। और ऐसे लोग जो हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो सबसे ज्यादा इन्फेक्ट हो जाएंगे, उससे फैमिली वगैरह सब कुछ एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इमीडिएट इफेक्ट इनका डेथ होगा। इसलिए इनको बचाने के लिए इनको प्रायोरिटी देना जरूरी है। तीसरी बात, अगर हम उन लोगों को प्रायोरिटी दें जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ऐसी जो है इस थेरेपी पे या क्रिटिकल रिसोर्सेज का यूज करके ये हमें आने वैक्सीन बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, तो इनकी अगर हम पहले प्रायोरिटी देके इनको वैक्सीनेट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम पे ये हमें ही बेनिफिट देंगे, ये हमारे लिए इतना अच्छा होगा कि वो रिस्क से मतलब सेव करेंगे दूसरों को अपने पार्टिसिपेशन से। और उसके बाद है, आप कम प्रायोरिटी दीजिए यंग पॉपुलेशन को। आप जानते हैं जवान लोगों को ये वायरस इतना इन्फेक्ट नहीं करता, तो रीजन यही है कि इतना इन्फेक्ट नहीं करता, जब तक के लिए वो बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब ना हो आप उनको प्रायोरिटी ना दीजिए। और आखिरी में कि ऐसी यूटिलिटी तो मैक्सिमाइज हो बट बैलेंस रहे, कि मतलब ऐसे एरियाज तक भी चीजें पहुंचे जहां पे आप जहां तक ये पहुंच नहीं सकता और उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। उसके कंक्लूजन में बस इतना कहना चाहूंगी कि ऐसे डिसीजंस हो जिनमें अच्छे से सबका भला होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए उसमें, है ना, और यहाँ पे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हो, तो हम यहाँ पे इस आउटब्रेक को रोक सकते हैं, इस पैंडेमिक को रोक सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें हम ये कर सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, वैक्सीन को डिलीवरी करने वाला एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। उसमें क्या है कि यहाँ पे इससे फायदा ये होगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक जगह पे इन्वॉल्व हो पाएंगे, डेटा शेयर कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन रख पाएंगे। और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी हो जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन को रखा जाए कि आखिरकार कौन बीमार है या वैक्सीन कहाँ से लेनी है, कहाँ देनी है, किसको देनी है, ये सारी बातें हम वहां पे कर सकें। तो बस ये काफी अच्छा रहेगा। और ये मेरी 38वीं क्लास कंप्लीट हुई, बाकी बड़ी बड़ी क्लासेस में हम लाइव जाके बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।